Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो पिछले लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। देखो नाम से यहाँ पे बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, नाम को देखना है और सोचना है कि कैसा हो सकता है वेक्टर। हालांकि मैं बताता हूँ यहाँ पे सब चीज। चलो, पहला है हमारा जीरो और नल वेक्टर। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है? जीरो। जीरो, तो जीरो से हमें ये समझ लेना है कि जीरो वेक्टर में कोई एक चीज जीरो है। वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो डायरेक्शन कोई सा भी आर्बिटरी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे, कोई एग्जांपल देखा जाए अगर, तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। इक्वल होने का क्या मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही तरीके से ये दोनों वेक्टर सेम होंगे। ठीक है, अगर ऐसा केस है और मैं निकालूं वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो मुझे एक नल वेक्टर या जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, इक्वल वेक्टर्स। नाउ कमिंग टू इक्वल वेक्टर्स। अभी जस्ट ए और बी के बारे में जो मैंने बताया है वो इक्वल वेक्टर्स ही थे। अब देखो क्या है कि अगर दो वेक्टर सच दैट कि दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? लेंथ, लेंथ इक्वल हो, इसका और इसका, ये ब्लू और रेड में दिख रहे हैं ना, दोनों के लेंथ इक्वल है। और लेंथ के साथ साथ अगर दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, देखो डायरेक्शन कहने का मतलब कि तुम एक हॉरिजॉन से थीटा ले लो, ये ठीक है, ये थीटा और इसका ये वाला थीटा, अगर ये दोनों ही थीटा सेम है, इक्वल है, बराबर है, दैट मीन्स इसका एंगल भी इक्वल हो गया, मतलब डायरेक्शन भी इक्वल हो गया, और लेंथ ऑफ द वेक्टर भी अगर इक्वल हो गया, तो ऐसे केस में ये कैसे वेक्टर बन जाएंगे? ये दोनों इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर्स में ये जस्ट इक्वल ही होते हैं, वेक्टर इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड, बट द डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। तो देखो बी वेक्टर में डायरेक्शन जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में और माइनस बी अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव वेक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये आगे पढ़ाई में हमारे बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए नेगेटिव वेक्टर को जरा ध्यान से देखना है। अगर मेरे पास बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है तो माइनस बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। कोलीनियर वेक्टर्स। अच्छा, कोलीनियर, ये मैथ्स में तुमने सुना होगा कि कोलीनियर क्या होता है। तो कोलीनियर वेक्टर्स के बारे में तुम्हें बता दूं, कोलीनियर वेक्टर्स मतलब एक ही लाइन में, जब वेक्टर्स एक ही लाइन में हो, जैसे ये एक वेक्टर ले लिया मैंने और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से ले लिया, तो ये दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में है ना, तो इन्हें कोलीनियर कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात? अब पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। पैरेलल होने के दो तरीके हो सकते हैं। पैरेलल किसे कहा जाता है? अगर आप दो लाइनें ऐसे खींच लो कि ये इनफाइनाइट पे जाके मिले, अगर इन्हें मैं एक्सटेंड करूं तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिले, अगर ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो ये दो लाइंस पैरेलल कहलाते हैं। या फिर दोनों को कुछ लोग कह लेते हैं कि ये कभी मीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पे मीट करना या मीट नहीं करना एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब देखो पैरेलल वेक्टर्स है ना, दो पैरेलल वेक्टर्स, तो इनके दो तरीके हो सकते हैं। आइदर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, जैसे ये पहला वाला, दोनों का डायरेक्शन सेम दिखाई दे रहा है ना, और साथ ही साथ दोनों पैरेलल भी हैं, तो इन्हें कहा जाता है लाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहा जाता है? लाइक पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो सेकंड एग्जांपल में ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो हैं, लेकिन दोनों का सेंस अपोजिट है ना, ये इस ओर जा रहा है, ये वाला इस ओर जा रहा है। तो अगर सेंस अपोजिट है बट पैरेलल है, तो इन्हें अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट वेक्टर। कोप्लानर, कोप्लानर नाम से समझ में आना चाहिए तुम्हें कि एक ही प्लेन में अगर वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन पे मौजूद हों, क्या है? एक ही प्लेन पे मौजूद हो, ऐसे ये सारे मैं एक ही प्लेन पे बना रहा हूं ना, तो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स एक ही प्लेन पर मौजूद हों तो उन्हें कोप्लानर वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब कोप्लानर वेक्टर समझने के बाद तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉनकरेंट। तो कॉनकरेंट ऐसे वेक्टर्स होते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर्स कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर क्रॉस करते हो। अगर
कई सारे वेक्टर्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर क्रॉस करते हैं। यहाँ पर देखो F1, F2, F3, F4 को देखो, F1, F2, F3, F4 को देखो, ये सारे के सारे इस पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं ना। अगर ये सारे के सारे एक पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं तो उन्हें कहा जाएगा कॉन्करेंट वेक्टर्स। समझ में आ रही बात? और साथ ही साथ ये कोप्लानर भी हैं क्योंकि ये एक ही प्लेन पे हैं, ये व्हाइट वाले प्लेन पे हैं। अगर एक ही प्लेन पे हैं और साथ ही साथ किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर सभी के सारे के सारे वेक्टर क्रॉस कर रहे हो तो उन्हें कॉन्करेंट प्लस कोप्लानर वेक्टर कहा जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर्स में। यूनिट वेक्टर्स में मैं तुम्हें कहूंगा कि इसे तुम स्टार मार्क कर लो। क्या कर लो? स्टार मार्क कर लो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनका यूज जो है कि जगह जगह आगे किया जाएगा। फिजिक्स की स्टडी में बहुत जगह यूनिट वेक्टर्स का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स सीधे नाम से समझ में आ रहा है। यूनिट का मतलब क्या होता है? सिंगल या वन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अगर मैं लिखूं वेक्टर ए और वेक्टर ए के आगे पीछे ये खड़ी लाइन ले लूं तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? अगर 1 हो जाता है तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है। समझ में आ रही बात? यहाँ एग्जाम्पल में देखो, ये एक वेक्टर दिख रहा है जिसकी लेंथ 10 है, मतलब कि मैग्नीट्यूड 10 है। अगर इस वेक्टर का मैं ऐसा पोर्शन ले लूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कीपिंग द डायरेक्शन सेम। क्या समझ में आ रही बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर डायरेक्शन को सेम रखते हुए अगर एक मैग्नीट्यूड ले लूं, देखो यहाँ पे डायरेक्शन सेम रख के क्या कर लिया? मैग्नीट्यूड को 1 बना लिया, तो इसे कहा जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। समझ में आ रही बात? तो देखो क्या किया गया होगा, इस 10 से ये वेक्टर जो है कि 10 मैग्नीट्यूड का है प्लस इसके पास कुछ डायरेक्शन होगा, है ना। तो 10 मैग्नीट्यूड को 10 से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड को डिवाइड करने पर मुझे यूनिट वेक्टर मिलता है। ये बात तुम्हें थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। देखो अब यूनिट वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ए के ऊपर ऐसे कैप लगाया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या? वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दैट मींस अगर तुम इसे ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है। अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 10 को डिवाइड कर दो 10 से, तो तुम्हें सिंगल या यूनिट एक मैग्नीट्यूड का तुम्हें एक वेक्टर मिल जाएगा जिसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे भी दिख रहा है तुम्हें फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो ये डायरेक्शन तो सेम रखता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन ये सेम रखता है, जस्ट मैग्नीट्यूड को 1 कर देता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से फिर ये फॉर्मूला भी निकल के आता है। अगर किसी वेक्टर को हम लिखना चाहें तो किसी वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को, मान लो तुम्हारे पास बी वेक्टर है, तो इस बी वेक्टर को तुम इसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद इसका यूनिट कैप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? ये इसमें आप देखो, ये जो बी है ये तुम्हें मैग्नीट्यूड दिखाता है और ये बी कैप क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, बी इंटू बी कैप। समझ में आ रही बात? इसके पास तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेपरेटली लिखना है तो बी इंटू बी कैप लिख दो। तो ये b रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, b कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ b। समझ में आ रही बात? चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट वाली बात, i, j एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z डायरेक्शन। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, x, y एंड z वाला, x, y, z वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसकी पढ़ाई हमें मतलब काफी जगह पे हमें आएगी। एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत हमें समझ में आएगी और उस समय में हमें समझ में आएगा कि ये आई जे के का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो x के डायरेक्शन पे यूनिट कैप को हम आई कैप लिखते हैं, y के डायरेक्शन में यूनिट कैप को हम j कैप लिखते हैं और z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम k कैप लिखते हैं। समझ में आती बात? मतलब कि i, j और k तीनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो 1 होगा क्योंकि ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। समझ में आ रही है बात? यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से इसके बारे में सोचना है, पढ़ना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स में ही ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं, जिसे कहते हैं एक्सियल या रोटेशनल वेक्टर। एक्सियल या रोटेशनल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिसमें रोटेशनल इफेक्ट दिखाई देता है उन्हें एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं।
ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता है कि भाई ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उन्हें वेक्टर कहा जाएगा। तो अब फोर्स के लिए तो हमें समझ में आ रहा है यार कि फोर्स किसी एक डायरेक्शन पे लगता है तो उसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है, ये सब बातें तो समझ में आती है ना, ये सब बातें तो समझ में आती हैं। लेकिन अगर मैं रोटेशन वाली चीजों में जाऊं, रोटेशन वाली चीजों में, जैसे कि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। तो ये स्पीड है लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन है। देखो गोल घूमना दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज हो या तो वो क्लॉकवाइज हो, तो इसके डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है ना, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है। तो घूमना जो है कि अगर इस डिस्क के बारे में तुम इसके रोटेशन के बारे में सोचो, ये या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, तो दोनों के इफेक्ट तो अलग अलग होंगे, है कि नहीं। तो इसे इसलिए इसे क्या किया गया है, वेक्टर क्वांटिटीज में रखा गया है। अगर ये वेक्टर है, ओमेगा एक वेक्टर है, तो इसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए और इसे हम अपने स्टैंडर्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट कर पाए, ये भी जरूरी है। स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा क्या है, ये वाला, अ लाइन विद एन एरो हेड, यही तो है स्टैंडर्ड नोटेशन। इसका लेंथ जो है मैग्नीट्यूड दिखाता है और ये डायरेक्शन दिखाता है, हेड, है ना। तो अब हमें पता चल गया कि ओमेगा भाई यहाँ पे देखो, एक मिनट इससे मैं रब कर देता हूँ और फिर से समझते हैं। हाँ ये रब कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर से समझते हैं। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन फिर से लिया गया कि भैया अगर कोई सा भी रोटेशन चीज आ रहा है और उसमें अगर ये देखो ये इस तरीके से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, है ना, और इसके अबाउट ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपन लोगों ने क्या कर लिया है, स्टैंडर्डाइज कर लिया है कि अपनी राइट हैंड को, अपने राइट हैंड को, अपनी उंगलियों को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में बंद करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के सेंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने बंद कर देना है और थंब को ओपन रखो, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो हमें वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और तुम अपनी उंगलियां ऐसे कर्ल करके बंद करोगे तो तुम्हें डायरेक्शन किधर दिखाई देगा, ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो इससे समझ में आ गया कि ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड है। समझ में आ रही बात, ये तो सिर्फ ओमेगा की बात हो गई। वैसे ही टॉर्क, टॉर्क को टाउ से या टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी ही एंगुलर या एक्सियल या रोटेशनल वेक्टर हैं। समझ में आ रही बात, ये सारे के सारे ऐसे ऐसे वेक्टर्स हैं और इन सब के पास सेंस होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यही दो तरीके होते हैं, आइदर क्लॉकवाइज सेंस होगा या एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा। तो जो भी सेंस हो उस हिसाब से अपनी उंगलियों को तुम्हें कर्ल कर लेना है। उंगलियों को कर्ल करते ही जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि राइट हैंड ही यूज करना है, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड यूज कर लिए। चाहे तुम लेफ्टी हो चाहे तुम राइटी हो, हमेशा तुम्हें कौन सा हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर को समझ लिया है और आगे बढ़ेंगे तो हम इसके साथ और भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, किसी और वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी बातें हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर वालों का भी ध्यान रखो और सेफ रहो।